नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और आज हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। मनुष्य के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया है वो है तांबा, कॉपर, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ लगभग 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है, लेकिन तांबे का प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व हो चुका था। और तकनीकी रूप से इसको हड़प्पा से पहले का मानते हैं, लेकिन कालक्रम में इसको हड़प्पा के बाद ही पढ़ा जाता है। नवपाषाण युग के बाद धातु युग प्रारंभ हुआ और इसमें भी कुछ समय तक पाषाण उपकरणों के साथ साथ में धातुओं का प्रयोग साथ में होता रहा है। ताम्रपाषाण संस्कृति पत्थर और तांबे के औजारों पर आधारित थी और कहीं कहीं पे हमें कांसे का भी उपयोग देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण संस्कृति के जो लोग थे वो ग्रामीण थे और ये ज़्यादातर नदियों और पहाड़ों के आसपास अपना निवास स्थान बनाते थे। और अगर हड़प्पा संस्कृति को देखेंगे तो उसमें नगरीकरण विकसित हो चुका था। भारत में ताम्रपाषाण युग की अगर मुख्य क्षेत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ है, तो जैसे राजस्थान की बनास घाटी, इसमें आहड़ गिलोंद ये प्रमुख स्थल है। और मध्य प्रदेश में अगर देखोगे तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण ये ताम्रपाषाण युग के मुख्य क्षेत्र है। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र मिलते हैं और बिहार में मिलते हैं, चिरांद वगैरह है, सोनपुर, ये सब ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। तो इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को हम एक एक करके देखते हैं। जो परीक्षाओं में आती है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में जो सबसे पहला स्थान आता है वो है गणेश्वर, गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति भी बोलते हैं इसको। गणेश्वर जोधपुर संस्कृति ये लगभग 2800 से 2200 ईसा पूर्व की है। कालक्रम भी आपको ध्यान रखना है, समय 2800 से 2200 ईसा पूर्व का इसका समय है। क्षेत्र इसका कहाँ है, तो ये राजस्थान की है, जोधपुर से आपको पता चल रहा है। गणेश्वर संस्कृति के बारे में प्रश्न भी पूछे गए हैं कई बार। जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये राजस्थान के सीकर में, नीम का थाना क्षेत्र, कांतली नदी, नदी का उद्गम स्थल है बेसिकली वो। और जगह का नाम है गणेश्वर। गणेश्वर को ताम्रपाषाण युग की जो सभ्यता है उसकी जननी कहा गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसका कालक्रम में देखा ही 2800 ईसा पूर्व का है और गणेश्वर को ही प्राक हड़प्पा सभ्यता काल का भी केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता काल का केंद्र था। और माना यह भी जाता है कि गणेश्वर से ही हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। जैसे खेतड़ी झुंझुनू में आता है, खेतड़ी, यहाँ पे तांबे की खानें होती थी और गणेश्वर से जैसे तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने का कांटा, छेनी, चूड़िया, ये सी चीज़ें भी प्राप्त हुई है। और इस समय के लोग ज़्यादातर शिकार पर डिपेंड थे और कुछ मात्रा में खेती पर भी निर्भर थे। ज़्यादातर तो शिकार पर ही उनका जीवन चलता था, लेकिन कृषि पे भी डिपेंड होने लग गए थे। और जोधपुर संस्कृति ये साहिबी नदी, जिसको साबी नदी भी बोलते हैं, उसके किनारे स्थित है, जो कि जयपुर जिले में आता है। अगली जो संस्कृति है इसमें, उसको आहड़ संस्कृति बोलते हैं और बनास घाटी की संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि ये बनास नदी घाटी क्षेत्र में था। और ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल था उसका नाम बनास आहड़ संस्कृति, ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो आहड़, गिलोन, बालाथल, ये इसके प्रमुख क्षेत्र है। तो दूसरी जो संस्कृति है ये पहली गणेश्वर थी, गणेश्वर जोधपुर। और जो दूसरी संस्कृति वो है बनास घाटी की संस्कृति या आहड़ संस्कृति या बनास।
बनास संस्कृति भी बोलते हैं, बनास घाटी संस्कृति, और आहड़ संस्कृति भी बोलते हैं। 2100 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय है। और इसके स्थल आहड़, गिलुंद, बालाथल है इसके प्रमुख स्थल है। आहड़ ग्रामीण संस्कृति थी एक तरह से, और यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए इनको काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए, इसलिए इसको काले लाल मृदभांड संस्कृति भी इसको कहा गया है। यहाँ के क्षेत्र जैसे आहड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में बेडश नदी के किनारे स्थित है। और आहड़ का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम, उसको ताम्रवती या ताम्बवती भी कहा गया है। ताम्बवती या ताम्रवती, जिसका मतलब होता है तांबे वाली जगह। और 2100 से 1500 ईसा पूर्व का समय है। आहड़ संस्कृति की अगर उत्खनन की बात करें किसने किया है, तो आहड़ संस्कृति का उत्खनन 1953 से प्रारंभ हुआ है, और अलग अलग लोगों ने इसका उत्खनन करवाया है, जैसे अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल, HD साकलिया, इन्होंने यहाँ पे खनन करवाया। और आहड़ संस्कृति में उत्खनन से 15 चरण प्राप्त हुए, अलग अलग स्तर यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ पे तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, कुछ मुहूरें प्राप्त हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ से यूनानी भाषा में एक लेख युक्त एक मुद्रा प्राप्त हुई है। और अनाज मिले, जैसे ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ। एक आटा पीसने की चक्की मिली है जो पैर से चलती थी। और चरखा मिला है जिससे सूत काता जाता था। और तांबे का दीपक मिला है, और कुछ लोहे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई है यहाँ से। और आहड़ से बैल की मृण मूर्ति भी मिली है, जिसको टेराकोटा बुल्स बोलते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से ही माना जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि लोहे की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो ये माना जाता है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ संस्कृति से ही उपलब्ध हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में। और गिलुंद संस्कृति की अगर बात करें, गिलुंद राजस्थान के राजसमंद जिले में आता है, बनास नदी के किनारे। और इसका खनन बीबी लाल के निर्देशन में हुआ है। और गिलुंद एकमात्र ताम्रपाषाण स्थल है जहाँ से मकानों के निर्माण में पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में यही चीज़ें पूछी जाती है जो थोड़ी अलग होती है। तो गिलुंद से मकान के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और बालाथल उदयपुर में स्थित है, बालाथल, और ये भी आहड़ संस्कृति का ही केंद्र है। और इसकी खोज और खनन का कार्य VN मिश्र के नेतृत्व में हुआ है। और ये जो बालाथल है, ये नवीनतम ज्ञात ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। अगली इसमें संस्कृति आती है मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मालवा संस्कृति का समय 1700 से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। मालवा संस्कृति को आहड़ संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति माना जाता है। और मालवा संस्कृति की मुख्य अगर विशेषता की बात करें तो मालवा मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। और इन मृदभांडों को, जो ताम्रपाषाण काल के जितने भी मृदभांड थे, उनमें सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। चित्रित काले लाल मृदभांड इनको बोलते हैं। लाल रंग की पॉलिश होती है और ऊपर काले रंग के चित्र बनाए हुए हैं इसके ऊपर। और मालवा से कुछ चीज़ें प्राप्त हुए, जैसे चरखा। तो ये माना जाता है कि मालवा संस्कृति के लोग कताई बुनाई से परिचित थे, क्योंकि चरखा जानते थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। जगह का नाम ध्यान रखना है। यहाँ से सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है, मध्य प्रदेश में है, गुनगेरिया। और मालवा क्षेत्र में ताम्रपाषाण स्थलों का बहुत बड़ा भंडार है। बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जैसे महेश्वर, नागदा, कायथा, नवदा टोली, एरण, ये सब
ताम्रपाषाण स्थल है? महेश्वर, नागदा, कायथा, नवदा टोली, एरण, ये सब ताम्रपाषाणकालीन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें अगर नवदा टोली की बात करें, ये खरगोन में स्थित है, खरगोन जिले में। तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है कौन? नवदा टोली। और इसका जो खनन है एच.डी. सांकलिया ने किया है। ये एच.डी. सांकलिया का प्रश्न इस बार भी मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका खनन किसने किया था या ये वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। नवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत ताम्रपाषाण युगीन स्थल है जिसका खनन किया गया है। और नवदा टोली में लगभग हर प्रकार का अनाज मिला है। इतने प्रकार के अनाज मिले हैं कि बाकी स्थलों से वो सारे अनाज नहीं मिले। मतलब जितने भी क्षेत्रों से अनाज मिले वो सारे नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से भी लाल काले मृदभांड, चित्रित काले लाल मृदभांड जिनको बोलते हैं, इनको मालवा मृदभांड की संज्ञा दी गई है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है कायथा। ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। और छोटी काली सिंध नदी पर स्थित है यह कायथा क्षेत्र। और इसका उत्खनन वी.एस. वाकणकर ने किया है, विष्णु श्रीधर वाकणकर। और मालवा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण इसको कायथा संस्कृति भी कहा गया है, कायथा क्षेत्र को। और कायथा में प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का भी प्रभाव देखने को मिला है। और कायथा प्राचीनतम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, यानी बहुत पुरानी है। और कायथा से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, एक तो कंगन है, करीब 29 कंगन मिले यहाँ से। और 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है विशेष प्रकार की। मालवा तथा मध्य भारत की कायथा और एरण, ये बस्तियाँ, मध्य प्रदेश की जो कायथा और एरण बस्तियाँ है, ये ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियाँ है जो किलेबंद है। इसके बाद आती है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति का टाइम 1400 से 700 ईसा पूर्व। चौदह सौ से 700 ईसा पूर्व। और ये संस्कृति है महाराष्ट्र में, पश्चिमी महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति के अगर स्थलों को देखें तो अहमदनगर में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, पुणे में सोनगांव, चंदोली, इनाम गांव, नासिक, ये जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल है। और जो दायमाबाद और इनाम गांव है, ये नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच चुके थे। मतलब कि यहाँ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को अगर देखेंगे तो ये ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन दायमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण की अवस्था पर पहुंच चुके थे। जोरवे संस्कृति के क्षेत्रों में जैसे अगर जोरवे की बात करें तो जोरवे संस्कृति गोदावरी प्रवरा नदी के क्षेत्र में स्थित थी, या वहाँ पर इसका विकास हुआ है। तो प्रवरा नदी ध्यान रखना है, गोदावरी प्रवरा नदी। और इसका खनन एच.डी. सांकलिया और शांताराम भालचंद देव, इनके निर्देशन में इस स्थल की खुदाई हुई है। जोरवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। ये कैसे पता चला? तो वहाँ के जो भवन बने हुए थे, बस्तियाँ या जो मकान बने हुए थे, तो जो मुखिया होता है उसका मकान आयताकार था, और जो बाकी लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके जो मकान थे वो वृत्ताकार झोपड़ी होती थी। और इसके अलावा जो शवाधान थे, जो दफनाने की प्रक्रिया थी, उससे भी पता चलता है कि इस समय सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी है। और जोरवे संस्कृति से सोने के आभूषण प्राप्त हुए। ताम्रपाषाणकालीन अगर स्थलों में बात करें ताम्रपाषाणिक संस्कृति की,
तो सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति से मिले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जोरवे से सोने के आभूषण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो लोगों को दफनाते हैं तो उनके साथ में कुछ वस्तुएं दफनाई जाती है, तो उनकी जो कब्र होती है उनसे कुछ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। और ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं जो व्यक्ति मरा है उसको अगले जन्म में काम आएगी, ऐसा मानकर वो चीज़ें उनकी कब्र में रख देते थे। जारवे संस्कृति में मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में ही फर्श के नीचे गाड़ देते थे, उत्तर दक्षिण दिशा में। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ भारत में लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास समाप्त हो जाती है, लेकिन जारवे संस्कृति का समय काल अगर देखेंगे तो ये 700 ईसा पूर्व तक चलती है। तो देखा जाए तो जारवे संस्कृति सबसे लंबे समय तक रहने वाली संस्कृति आप कह सकते हो इसको। इसके बाद आता है दायमाबाद। तो जारवे संस्कृति के जितने भी स्थल है उसमें सबसे बड़ा दायमाबाद है, और ये गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और दायमाबाद के चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार की किलेबंदी है दायमाबाद में। और दायमाबाद की खोज बीपी बोपार्डीकर, इन्होंने इसकी खोज करी थी। और इसका खनन एम.एन. देशपांडे, एस.आर. राव, एस.ए. अली, इन्होंने अलग अलग समय पर किया है। और दायमाबाद में कुछ अस्थियाँ ऐसी प्राप्त हुई है जहाँ पे जिससे स्कर्वी रोग होने का प्रमाण प्राप्त होता है। और दायमाबाद से क्या मिला है, तो वहाँ से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ है जिसमें दो बैल जूते हुए उसमें बने हुए हैं। और दायमाबाद से एक ऐसा मकान भी मिला है जिसको माना जाता है कि ये मंदिर रहा होगा। एक अर्धवृत्ताकार मकान प्राप्त हुआ है, या उसको अर्धवृत्ताकार मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मंदिर था या कुछ पूजा पाठ होती हुई होगी। अगला है इसमें इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी, और ये बस्ती किलेबंद थी और आसपास से खाई से घिरी हुई है। और यहाँ की अगर राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो माना जाता है कि यहाँ पर सरदार जैसी व्यवस्था रही होगी, कोई सरदार रहा होगा इनका पूरा कबीले का। इनाम गांव में खुदाई का काम एच.डी. साकलिया ने करवाया है, और इनके अलावा M.K. धौलीकर, Z.D. अंसारी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन का काम हुआ। इनाम गांव में गोलाकार गड्ढों वाले घर और भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। और क्या प्राप्त हुआ इनाम गांव से, तो यहाँ से मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और हड्डी से बने फाल और बीज बोने की कुछ बर्मे, इनका भी उपयोग यहाँ पर किया जाता था। तो ये चीज़ें इनाम गांव से प्राप्त हुई है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट देख रहे हैं हम। नेवासा की अगर बात करें तो ये अहमदनगर क्षेत्र में स्थित है, अहमदनगर महाराष्ट्र में। और इसकी खोज M.N. देशपांडे ने करी और खनन H.D. सांकलिया ने करवाया है। और ये प्रवरा नदी के पास नेवासा में स्थित है। और यहाँ से पटसन और रेशम के धागे के साक्ष्य मिले हैं। और चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ से ये पुणे के पास है, पुणे महाराष्ट्र। यहाँ से तांबे की छेनियाँ प्राप्त हुई है और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं तांबे के ही। इसके अलावा कुछ और ताम्रपाषाण की संस्कृतियाँ है, जिसे नाल संस्कृति। तो नाल संस्कृति ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है, पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में कलात क्षेत्र में। और H. हरग्रीव्स, उन्होंने इसको उत्खनन करवाया है। इसके अलावा कुल्ली संस्कृति है। कुल्ली संस्कृति दक्षिण बलूचिस्तान में है और ये एक प्रागैतिहासिक संस्कृति थी। इसके अलावा सौथी संस्कृति है। सौथी संस्कृति राजस्थान के गग्गर हकरा क्षेत्र में है और इसका खनन अमलानंद घोष ने करवाया था। और ये क्षेत्र बीकानेर क्षेत्र में पड़ता है। अमलानंद घोष का मानना है कि ये जो क्षेत्र है ये सेंधो सभ्यता का ऊपरी स्तर है। ये अमलानंद घोष का विचार है। ताम्रपाषाण काल की अगर बात करें तो चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में हुआ है। और इस समय के लोग वस्त्र बनाना, मूर्ति बनाना, तांबे के औजार, मृदभांड, इन कलाओं से परिचित थे। और ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांव बसाए।
और पूरे भारत में ग्रामीण कृषक समुदाय का गठन इसी समय हुआ है। और इस काल में जो आज का ग्रामीण भारतीय समाज है, इसकी नींव इसी समय पड़ी है। और पशुपालन से भी परिचित थे ये, गाय भैंस भेड़ और बकरी सूअर इनका पालन करते थे। कहीं कहीं से ऊँट के भी साक्ष्य मिले हैं। ये था ताम्रपाषाण संस्कृतियों का सामान्य परिचय। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।